देखिए एक बात बताता हूँ जिस पर शायद आपको यकीन ना हो। साल था 1997, जगह कैलिफोर्निया, और आज आप जिस एप्पल को दुनिया की सबसे कीमती कंपनी कहते हैं, उसी एप्पल के पास उस वक्त सिर्फ करीब 90 दिन का पैसा बचा था। हाँ, 90 दिन। उसके बाद कंपनी का दिवालिया होना लगभग तय था। पूरे साल में वो करीब $1 अरब का नुकसान झेल रही थी। और अब सबसे मजेदार बात सुनिए, उस डूबती हुई कंपनी को बचाया किसने? उसके सबसे बड़े दुश्मन ने। अब एक सेकंड के लिए रुकिए और इस बात को जरा दिमाग में बैठने दीजिए। जो कंपनी आज एक अकेले आईफोन को लाख रुपए में बेचती है, जिसके नए फोन के लिए लोग रात भर दुकान के बाहर लाइन लगाकर सोते हैं, वही कंपनी कभी मौत के दरवाजे पर खड़ी। तो सीधा सवाल यह है कि आखिर हुआ क्या जो एक मरती हुई कंपनी उठकर दुनिया की पहली $3 ट्रिलियन कंपनी बन गई। और यही इस पूरी कहानी का असली राज छिपा है। ज्यादातर लोग बड़े आराम से कह देते हैं कि अरे एप्पल ने बस अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बना लिए, हो गया, पर सच इससे कहीं गहरा है और कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। एप्पल की असली कामयाबी सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाने में थी ही नहीं, असली कमाल यह था कि उसने अपने हर एक प्रोडक्ट को ऐसे बनाया कि वो उसके ही दूसरे प्रोडक्ट को और ताकतवर बना दे। समझिए, एप्पल ने अलग अलग चीजें बेचना छोड़ दिया और एक पूरा जुड़ा हुआ जाल बेचना शुरू कर दिया, जिसे बिजनेस की भाषा में कहते हैं इकोसिस्टम। और आज हम यही खोलेंगे कि एक कंपनी ने सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से लेकर पूरा इकोसिस्टम बनाने तक का सफर कैसे तय किया और इसमें आपके अपने काम या धंधे के लिए क्या सीखने लायक है। पर यह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि एप्पल इतनी बुरी हालत में पहुंची कैसे, तब तक उसका दोबारा उठना आपको मजा नहीं देगा। तो कहानी शुरू होती है 1976 में एक गैराज से। दो दोस्त स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनिक मिलकर एप्पल की नींव रखते हैं। वॉजनिक के हाथ में टेक्नोलॉजी थी और जॉब्स के दिमाग में एक सपना, एक नजर। कुछ ही सालों में एप्पल नाम का कंप्यूटर आया और कंपनी छा गई। 1984 में आया मैकिंटॉश, वो कंप्यूटर जिसने आम आदमी को पहली बार एहसास दिलाया कि कंप्यूटर कोई डरावनी या पहली जैसी मशीन नहीं है, ये अपनी चीज भी हो सकती है। लेकिन फिर वो हुआ जो किसी फिल्म की कहानी लगती है। 1985 में जिस कंपनी को जॉब्स ने अपने हाथों से खड़ा किया था, उसी कंपनी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। और मजे की बात यह है कि थोड़ा दोष खुद जॉब्स का भी था। उन्होंने ही पेप्सी से एक बड़े एग्जीक्यूटिव जॉन स्क्ली को एप्पल में लाने के लिए वो मशहूर लाइन मारी थी, क्या तुम जिंदगी भर बस मीठा पानी बेचते रहना चाहते हो या मेरे साथ चलकर दुनिया बदलना चाहते हो? अब किस्मत का खेल देखिए, वही स्क्ली और वही बोर्ड आगे चलकर मिलकर जॉब्स को ही कंपनी से बाहर निकाल दे। जिसने घर बनाया उसी को घर से बेदखल कर दिया गया और यहीं से शुरू होता है एप्पल का असली अंधकार भरा दौर। जॉब्स के बिना पूरे 1990 के दशक में एप्पल इधर उधर भटकती रही। उधर माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स पर राज कर रहा था और इधर एप्पल एक के बाद एक प्रोडक्ट निकालती जा रही थी, इतने ज्यादा और इतने कंफ्यूजिंग कि खुद कस्टमर को समझ ही नहीं आता था कि आखिर खरीदे कौन सा। एक ही जैसे 10-10 मॉडल, ऊपर से अजीबोगरीब नाम, कंपनी की अपनी पहचान ही धुंधली पड़ गई थी और नतीजा वही निकला जो निकलना था। 1997 आते आते कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ खड़ी हुई और ठीक इसी मोड़ पर मरता क्या नहीं करता, बोर्ड मजबूरन उसी इंसान को वापस बुलाती है जिसे कभी उन्होंने धक्के मार कर निकाला था। यानी स्टीव जॉब्स को वापस बुलाया जाता है। एप्पल ने जॉब्स की अपनी नई कंपनी नेक्स्ट को करीब $429 मिलियन में खरीदा और उसी डील के साथ जॉब्स पूरे 12 साल बाद घर वापस लौट आए। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जॉब्स ने वापस आकर जो पहला काम किया वो हर धंधा करने वाले को गांठ बांध लेनी चाहिए। सोचिए, एक मरती हुई कंपनी को बचाने के लिए आप क्या करेंगे? कोई भी आम आदमी कहेगा भाई नए प्रोडक्ट लाओ और ज्यादा बेचो, कुछ नया कर दिखाओ। लेकिन जॉब्स ने ठीक इसका उल्टा किया। उन्होंने कुछ नया बनाया ही नहीं, उन्होंने तो बनाना बंद कर दिया। जॉब्स ने आते ही देखा कि एप्पल के पास दर्जनों प्रोडक्ट पड़े हैं और उनमें से एक भी ढंग से नहीं बिक रहा, तो उन्होंने कागज पर एक बहुत ही मामूली सा चौखट खींचा। 2 खाने ऊपर और नीचे, 2 खाने अगल बगल, एक तरफ आम इस्तेमाल करने वाला कस्टमर, दूसरी तरफ प्रोफेशनल, एक तरफ डेस्कटॉप, दूसरी तरफ चलता फिरता लैपटॉप। बस 4 प्रोडक्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी सब बंद। जिन प्रोडक्ट्स पर इंजीनियर सालों से खून पसीना बहा रहे थे, वो सब एक झटके में ठप। इसी चीज को बिजनेस की भाषा में कहते हैं फोकस स्ट्रेटजी या प्रोडक्ट लाइन रैशनलाइजेशन। मतलब सीधा सा है, अपनी ताकत को 10 दिशाओं में बिखरने के बजाय चंद चीजों पर पूरा जोर लगा देना। समझिए कि एक हलवाई जो 50 तरह की मिठाइयां बनाता, उसकी कोई एक मिठाई भी मशहूर नहीं होती, सब बस ठीक ठाक रहती है। और उसी के बगल वाला हलवाई जो सिर्फ 2 चीजें बनाता है, लाजवाब समोसा और लाजवाब जलेबी, लेकिन पूरा शहर उसी के नाम की कसमें खाता है। जॉब्स ने एप्पल को वही दूसरा वाला हलवाई बना दिया और यहीं से हमारा पहला सबक निकल, जिसे मैं चाहता हूं आप याद रखें। फोकस कोई मजबूरी नहीं होती, फोकस खुद एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। असली अक्लमंदी ये तय करने में है कि आप क्या क्या नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ फोकस से काम चलने वाला नहीं था, कंपनी को पैसा भी चाहिए था और वो भी फौरन। और अब जॉब्स ने वो कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया के मुंह खुले के खुले रह गए। वो सीधे अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास गए, यानी माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स के पास। और अगस्त 1997 में एक बड़े से स्टेज पर जॉब्स ने ऐलान किया कि माइक्रोसॉफ्ट एप्पल में $150 मिलियन लगाएगा और साथ ही अगले 5 साल तक मैक के लिए अपना ऑफिस सॉफ्टवेयर भी बनाता रहेगा। अब एप्पल के जो पुराने पक्के फैंस थे ना, वो स्टेज पर गेट्स का चेहरा देखते ही बूइंग करने लगे, यानी चिढ़ गए। ये तो अपना जानी मानी दुश्मन है, इसके साथ हाथ क्यों? लेकिन जॉब्स ने उस दिन जो बात कही वो बिजनेस की सबसे समझदार बातों में गिनी जाती है। उन्होंने कहा कि हमें
बचकानी सोच छोड़नी पड़ेगी कि एप्पल को जीतने के लिए माइक्रोसॉफ्ट का हारना जरूरी है। जरा इस बात को समझिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने राजनीति में 1000 बार देखा होगा। दो नेता स्टेज पर एक दूसरे को जमकर कोसते हैं, उनके समर्थक नीचे आपस में सिर फोड़ लेते हैं और बाद में पता चलता है कि दोनों नेता पीछे बैठकर आराम से साथ में चाय नाश्ता कर रहे थे। बिजनेस में इसी को कहते हैं कोऑपिटिशन, यानी जहां लड़ना है वहां लड़ो, पर जहां फायदा दिख रहा हो वहां हाथ भी मिला लो। जॉब्स ने अपने ईगो को ताक पर रखा और कंपनी की जान बचा ली। अब कंपनी की सांसें तो लौट आई थी, लेकिन देखिए सांसें लौटना और बादशाह बन जाना ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें। और असली कहानी, असली स्ट्रेटजी तो अब शुरू होती है, यानी वो चीज जिसने एप्पल को बाकी पूरी भीड़ से अलग लाकर खड़ा कर दिया। समझने के लिए जरा उस दौर के माहौल को देखिए। उस वक्त पूरी कंप्यूटर इंडस्ट्री में हो क्या रहा था। हार्डवेयर धीरे धीरे बहुत आम चीज बनता जा रहा था, एक जैसे पार्ट्स, एक जैसे प्रोसेसर, और ऊपर से सब में वही विंडोज पड़ा हुआ। मतलब कोई भी कंपनी एक डिब्बा उठाती, उसमें विंडोज ठूसती और बाजार में बेच देती, और इससे सारे कंप्यूटर एक जैसे लगने लगते थे। ऐसे में सारी कंपनियां बस एक ही चीज पर लड़ रही थी, और वो थी कीमत, कि कौन 2000 रुपए सस्ता दे देगा। ये एक ऐसी दौड़ थी जिसमें जीत कर भी कोई नहीं जीतता, क्योंकि आखिर में मुनाफा ही खत्म हो जाता है। और जॉब्स ने साफ मना कर दिया कि वो इस दौड़ में उतरेंगे ही नहीं। उन्होंने कहा हम सस्ते के खेल में नहीं है, बेहतर के खेल में खेलेंगे। और इसके लिए उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी जो उस वक्त कोई और नहीं कर रहा था, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को एक साथ अपने ही हाथ में रखना। बाकी सब तो बटे हुए थे, कंप्यूटर कोई और बनाता, उसमें डालने वाला सॉफ्टवेयर कोई और बनाता। एप्पल ने कहा नहीं भाई, दोनों चीजें हम खुद बनाएंगे, ताकि कस्टमर को कैसा अनुभव मिलेगा ये पूरी तरह हमारे कंट्रोल में रहे। इसी चीज को बिजनेस में कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब इसको एक रेस्टोरेंट से समझिए। एक रेस्टोरेंट वो होता है जो बाहर से सब्जी मंगाता है, बाहर से मसाला, और कुक भी बाहर का, तो उसके खाने का स्वाद कभी उसके पूरे कंट्रोल में नहीं रहता, कभी बढ़िया कभी बेकार। और एक रेस्टोरेंट वो होता है जो अपनी सब्जी खुद उगाता, अपना कुक खुद रखता है, अपनी रेसिपी खुद बनाता, जिससे उसके खाने का स्वाद हर बार एक जैसा लाजवाब आता है, क्योंकि शुरू से आखिर तक पूरी चीज उसके हाथ में है। एप्पल बना वो दूसरा वाला रेस्टोरेंट, और इसी वजह से उसका प्रोडक्ट छूने में, चलाने में एक अलग ही स्मूथ, टिकाऊ एहसास देता था, जो सस्ते डिब्बों में मिलता ही नहीं था। और यहीं से एप्पल की एक और बड़ी स्ट्रेटजी निकल कर आई, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। मतलब खुद को इस भीड़ से इतना अलग कर लेना, कस्टमर आपकी कीमत नहीं आपकी वैल्यू देखे। 1997 में एप्पल वो मशहूर कैंपेन लेकर आया जिसका नाम था थिंक डिफरेंट, और फिर 1998 में आया वो रंग बिरंगा, बाकी सबसे हटकर दिखने वाला iMac, जिसने एप्पल को एक बार फिर हर किसी की जुबान पर ला दिया। अब एप्पल स्पेक्स और सस्ती कीमत की लड़ाई नहीं लड़ रहा था, वो डिजाइन पर लड़ रहा था, फील्स पर लड़ रहा था, अपनी पहचान पर लड़ रहा था। और जब आप इस तरह अलग खड़े हो जाते हैं ना, तो आपको प्रीमियम प्राइसिंग का हक मिल जाता है, यानी आप ज्यादा दाम मांग सकते हैं, और लोग ये दाम सिर्फ खुशी खुशी नहीं बल्कि थोड़ा गर्व से देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक डिब्बा नहीं खरीद रहे होते, वो एक एहसास खरीद रहे होते। लेकिन दोस्तों, अभी तक तो ये सिर्फ एक अच्छे प्रोडक्ट की कहानी थी। असली जादू, असली इकोसिस्टम तो अब शुरू होने वाला था, और इसकी शुरुआत हुई एक ऐसी चीज से जो असल में कंप्यूटर था ही नहीं। जी हाँ, साल 2001 जॉब्स स्टेज पर आते हैं और एक नन्ही सी सफेद चीज अपनी जेब से निकालते हैं। समझ गए ना? क्या नहीं समझे? अरे आईपॉड की बात कर रहा हूं। तो उस जमाने में लोग गाने सुनने के लिए बड़े बड़े डिब्बे टांग कर घूमते थे, जिनमें मुश्किल से 10-12 गाने आते थे, और जॉब्स ने कहा 1000 गाने सीधे आपकी जेब में। अब यहाँ एक बात जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। आईपॉड दुनिया का पहला म्यूजिक प्लेयर था ही नहीं, बिल्कुल नहीं। उससे पहले भी ढेरों प्लेयर्स बाजार में थे, पर बात यह है कि एप्पल ने कभी पहला बनने की दौड़ लड़ी ही नहीं। उसने हमेशा सबसे बढ़िया और सबसे आसान बनने की दौड़ लड़ी। इसे बिजनेस में कहते हैं फास्ट फॉलोअर स्ट्रेटजी, यानी पहले आने की जीत नहीं है, बल्कि उसी चीज को इतना बेहतर कर देना कि लोग पहले वाले को भूल ही जाए। लेकिन असली दिमाग आईपॉड में नहीं था। असली दिमाग तो 2003 में आया आईट्यून्स स्टोर के साथ। अब तक होता क्या था, गाने कहीं और से आते, प्लेयर किसी और कंपनी का होता, सॉफ्टवेयर किसी और का होता, यानी सब बिखरा बिखरा, अलग अलग। और एप्पल ने पहली बार इन तीनों को एक ही धागे में पिरो दिया। मतलब हार्डवेयर यानी आईपॉड, सॉफ्टवेयर यानी आईट्यून्स, और कंटेंट यानी सिर्फ 99 सेंट में एक गाना, सब एक ही जगह एक साथ बिना किसी झंझट के। ये पहली बार था जब दुनिया ने एप्पल के इकोसिस्टम की असली झलक देखी। अब आईपॉड सिर्फ एक गाने बजाने वाली कंपनी मशीन नहीं रह गया था, वो एक पूरे सिस्टम में घुसने का दरवाजा बन गया था। और अगर आप जरा ध्यान से देखें तो एप्पल ने ठीक यहीं पर अपना असली फॉर्मूला ढूंढ लिया। एक प्रोडक्ट दूसरे को बेचता है, आईपॉड अच्छा लगा तो आप आईट्यून्स इस्तेमाल करेंगे, आईट्यून्स आसान लगा तो आप और गाने खरीदेंगे, और जब ये सब इतना अच्छा चल रहा है तो अगली बार भी आप एप्पल ही खरीदेंगे। एक ऐसा पहिया घूमना शुरू हो गया जो हर चक्कर के साथ खुद को और तेज करता जाता है। अब यहाँ एक सेकंड रुक कर मैं सच में आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अगर उस वक्त आप कोई फोन या म्यूजिक कंपनी चला रहे होते और आपको ये पहिया घूमता हुआ दिखता, तो क्या आप इसे पकड़ पाते, या आप भी बाकी सबकी तरह उसी सस्ते के खेल में उलझे रहते? जरा ईमानदारी से सोचिएगा और नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यही वो सोच है जो एक मामूली कंपनी और एक लेजेंडरी कंपनी के बीच की असली लकीर खींचती है। और अगर ये कहानी अब तक आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि असली खुलासा तो अभी बाकी है। तो चलिए वापस कहानी पर आते हैं। तो 2007 में जॉब्स ने वो चीज निकाली जिसने सचमुच दुनिया बदल दी, जिसका नाम था आईफोन। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग आईफोन को एप्पल की आखिरी मंजिल समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आईफोन मंजिल थी ही नहीं, आईफोन तो पूरे इकोसिस्टम की नींव थी, वो जमीन जिस पर आगे का सारा महल खड़ा होने वाला था। और वो महल खड़ा हुआ 2008 में, एक ऐसी चीज से जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, एप्पल का ऐप स्टोर। जरा सोचिए, आईफोन अपने आप में तो एक बढ़िया फोन था ही, लेकिन ऐप स्टोर ने उसे एक फोन से उठाकर एक पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया। अब एप्पल को हर ऐप खुद बनाने की जरूरत ही नहीं रही, दुनिया भर के लाखों डेवलपर्स एप्पल के लिए एप्स बनाने लगे, और एप्पल
हर बिक्री में से चुपचाप अपना हिस्सा, जो आमतौर पर 15 से 30% था, वो लेने लगा, बिना खुद एक भी ऐप बनाए। अब इसे ठीक से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। इसे कहते हैं प्लेटफॉर्म स्ट्रेटजी और नेटवर्क इफेक्ट। अब इसको समझिए, एक बड़े मॉल से ऐप स्टोर एक ऐसा मॉल है जिसकी सारी दुकानें किसी और की है, पर उन सबका किराया एप्पल की जेब में जाता है। और इसमें एक जादुई पहिया घूमता है, यानी जितने ज्यादा आईफोन इस्तेमाल करने वाले होंगे उतने ज्यादा डेवलपर्स ऐप बनाएंगे, और जितनी ज्यादा बढ़िया ऐप्स होंगी उतने ज्यादा लोग आईफोन खरीदेंगे। दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, साथ साथ बढ़ते हैं, और यही नेटवर्क इफेक्ट है। जितने ज्यादा लोग किसी चीज से जुड़ते हैं वो चीज हर एक के लिए उतनी ही और कीमती होती जाती है। और अब एप्पल ने इस पहिए में एक एक करके और चीजें जोड़नी शुरू कर दी। iCloud आया, यानी आपकी सारी फोटो, सारे कॉन्टेक्ट, सब कुछ अपने आप हर एप्पल डिवाइस में पहुंच गए। फिर एप्पल वॉच आई, फिर एयरपोर्ट्स आए, और यहाँ जरा गौर कीजिए, ये अलग अलग बेमेल प्रोडक्ट नहीं थे, ये सब आपस में बातें करते थे। वॉच आपके आईफोन से जुड़ती है, एयरपोर्ट्स कान में लगाते ही अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं, और iCloud चुपचाप सब कुछ आपस में मिलाता रहता है। और ठीक यहीं पर एप्पल की सबसे चालाक और सबसे मजबूत चीज पैदा होती है, जिसका नाम है स्विचिंग कॉस्ट। इसका मतलब है किसी दूसरी कंपनी में जाने की कीमत, और ये कीमत सिर्फ पैसे की नहीं होती, तकलीफ की भी होती है। इसको ऐसे समझिए, जब आपके पास सिर्फ एक आईफोन हो तब तो आप कभी भी किसी दूसरे ब्रांड पर जा सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके पास आईफोन भी हो, वॉच भी हो, एयरपोर्ट्स भी हो, आईपैड भी हो, और सारी फोटोज iCloud में पड़ी हो, और सारे मैसेजेस iMessage पर हो, तब वहां से निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना 10 साल पुराने किराए के मकान से एक ही दिन में सारा सामान समेट कर निकलना। सब कुछ इतना आपस में उलझा होता है कि छोड़ने का ख्याल ही थका देता है। और सबसे मजे की बात, एप्पल ने आपको जंजीरों से नहीं बांधा, बड़े आराम और सुकून से बांधा है। आप इसलिए नहीं फंसे कि आप निकल नहीं सकते, आप इसलिए नहीं निकलते क्योंकि अंदर रहना बाहर जाने से कहीं ज्यादा आसान और कंफर्टेबल है। तो अब जरा पीछे मुड़कर पूरी तस्वीर देखिए। एप्पल की असली ताकत उसका कोई एक अकेला प्रोडक्ट है ही नहीं, उसकी असली ताकत तो ये पूरा जुड़ा हुआ जाल है, और यही इसका सबसे खतरनाक फायदा भी छिपा है। कोई कंपटीटर एप्पल का एक प्रोडक्ट तो कॉपी कर सकता है, एक अच्छा फोन बना सकता है, अच्छे ईयरबड्स बना सकता है, लेकिन पूरे के पूरे सिस्टम को, जहां हर चीज से गुथी हुई है, उसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। आप एक ईंट चुरा सकते हैं, पूरा महल नहीं उठा सकते। और एक बात जो एप्पल को और भी स्मार्ट बनाती है वो ये है कि वो अपने ही प्रोडक्ट को खा जाने से नहीं डरा। जब आईफोन आया तो सबको साफ पता चला कि इससे एप्पल के अपने ही आईपॉड की बिक्री गिर जाएगी, और गिरी भी। पर जॉब्स की सोच बिल्कुल साफ थी, अगर तुम अपने पुराने प्रोडक्ट को खुद नहीं खाओगे तो कोई और आकर उसे खा जाएगा। इसे बिजनेस में कैनिबलाइजेशन कहते हैं, यानी नरभक्षण कहते हैं। और सच बताऊं तो ज्यादातर कंपनियां इसी डर से कांपती रहती है, और यही डर आखिर में उन्हें ले डूबता है। एप्पल ने उल्टा इस डर को गले लगा लिया। लेकिन जरा रुकिए, क्योंकि अगर मैं यही कहानी रोककर सिर्फ एप्पल की तारीफें गाता रहूं तो ये बेईमानी होगी। एक अच्छी केस स्टडी की पहचान यही है कि वो आंख मूंदकर वाहवाही ना करे, बल्कि ईमानदारी से पूछे, क्या ये पूरा इकोसिस्टम वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल परफेक्ट थी? क्या इसमें कोई खतरा नहीं था? तो जवाब है, खतरा था, और काफी था। सबसे पहला तो यही कि बंद बगीचा, यानी वही जाल जिसमें कस्टमर आराम से बंधा बैठा है, आज वही एप्पल के गले की हड्डी भी बनता जा रहा है। दुनिया भर के रेगुलेटर्स, खासकर यूरोप में, एप्पल पर सवाल दाग रहे हैं कि ऐप स्टोर से इतना मोटा हिस्सा वसूलना, डेवलपर्स को अपने ही नियमों से बांधे रखना, क्या ये मोनोपोली नहीं है? दूसरा खतरा यह कि एप्पल का इतना सारा पैसा घूम फिरकर एक ही प्रोडक्ट यानी आईफोन से आता है। कल को अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आईफोन को उसी तरह पुराना कर दे जैसे कभी आईफोन ने नोकिया को किया था, तो ये पूरा इकोसिस्टम हिल सकता है। और तीसरा, प्रीमियम प्राइसिंग, जिसका सीधा मतलब है कि एप्पल हमेशा अमीर कस्टमर तक ही सिमटा रहेगा। इंडिया जैसे बाजार में जहां ज्यादातर लोग पहले कीमत देखते हैं, एप्पल का हिस्सा आज भी काफी छोटा है। तो यह कहना कि एप्पल ने सब कुछ एकदम सही किया, तो ये पीछे मुड़कर बोलने वाली आसान बात होगी। लेकिन सच ये है कि उसने बड़े बड़े जोखिम भरे दांव खेले, और वो दांव सही बैठ गए, पर थे वो जोखिम भरे ही। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। इस पूरी कहानी से आप अपने काम में, अपने धंधे में आखिर ले क्या जाए? क्योंकि जाहिर है आप एप्पल नहीं है, और आपको कोई आईफोन भी नहीं बनाना, लेकिन एप्पल की सोच किसी भी धंधे पर फिट बैठती है, चाहे वो एक चाय का ठेला हो या एक कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो खुद से कुछ सवाल पूछिए। पहला, मेरा असली कोर क्या है? वो एक चीज जिसमें मैं दूसरों से बेहतर हूं। दूसरा, मैं उस कोर के इर्द गिर्द ऐसा क्या जोड़ सकता हूं जो मेरे कस्टमर के लिए पूरी चीज को और कीमती बना दे। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट सिर्फ पढ़ाई ना बेचे, बल्कि उसके साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग, गाइडेंस, एक पूरा जुड़ा हुआ अनुभव दे, ताकि स्टूडेंट के मन में कहीं और जाने का ख्याल तक ना आए। तीसरा, मैं ऐसा क्या हटा सकता हूं जिससे मेरे कस्टमर को कोई असली फायदा नहीं हो रहा, यानी वही फोकस वाली सीख। और चौथा, सबसे अहम, मेरा कस्टमर मेरे पास बार बार लौट कर क्यों आए? इसलिए नहीं कि वो कहीं फंसा हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपके साथ बने रहना उसके लिए ज्यादा आसान और अच्छा है। तो चलिए अब इस पूरी कहानी को कुछ ठोस सीखों में समेट लेते हैं, जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली सीख, फोकस कमजोरी नहीं ताकत है। एप्पल को किसी नए प्रोडक्ट ने नहीं, बल्कि प्रोडक्ट बंद करने ने बचाया। कई बार आपकी सबसे बड़ी तरक्की ना कहने में छिपी होती है, ये मत भूलिए। दूसरी सीख, प्रोडक्ट तो अनुभव का बस एक टुकड़ा है, पूरा अनुभव नहीं। लोग गाना नहीं खरीदते, गाना सुनने की पूरी आसानी खरीदते हैं। तो आप जो भी बेचते हैं उसके आसपास का पूरा अनुभव बेचना सीखिए। तीसरी सीख, अपनी सबसे बड़ी ताकत के इर्द गिर्द चीजें इस तरह खड़ी कीजिए कि हर नई चीज पुरानी को और कीमती बना दे। यही इकोसिस्टम का असली मतलब है, जहां हर एक जीत अगली जीत को और बड़ा कर देती है। और चौथी सीख, जो शायद सबसे कीमती है, नया कस्टमर पकड़ने से कहीं ज्यादा ताकतवर है पुराने कस्टमर को टिकाए रखना, बशर्ते वो खुशी से टिके, मजबूरी में नहीं। और अगर एक बोनस सीख ले तो वो ये कि एप्पल के प्रोडक्ट कॉपी मत कीजिए, एप्पल की सोच कॉपी कीजिए।
आईफोन बनाना आपके मेरे बस की बात नहीं है, पर हर चीज को एक दूसरे से जोड़कर कस्टमर को एक पूरा अनुभव देना ये किसी भी छोटे बड़े धंधे में हो सकता है। तब वापस लौटते हैं अपने उसी पहले सवाल पर, एक कंपनी जो 90 दिन में दम तोड़ने वाली थी वो दुनिया की सबसे कीमती कंपनी आखिर बनी कैसे? इसका जवाब ये नहीं है कि उसने कोई एक शानदार फोन बना लिया, असली जवाब ये है कि उसने अपने सोचने का तरीका ही बदल दिया। उसने अलग अलग प्रोडक्ट बेचना छोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाना सीखा जहां हर हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। एप्पल का असली इन्वेंशन आईफोन था ही नहीं, एप्पल का असली इन्वेंशन तो एक ऐसी सोच थी जहां हर छोटी छोटी चीज जीत मिलकर एक बहुत बड़ी जीत बन जाती है। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। और यकीन मानिए दुनिया की हर बड़ी चीज के पीछे यही एक राज छिपा होता है। तो ये सिर्फ एप्पल की कहानी नहीं थी, ये असल में इस बात की कहानी थी कि इस दुनिया में असली ताकत अकेली चीजों में नहीं है, बल्कि आपस में जुड़ी हुई चीजों में होती है। एक अकेला प्रोडक्ट तोड़ा जा सकता है, पर एक पूरा जुड़ा हुआ सिस्टम, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई टीम हो या आपकी अपनी अलग अलग स्किल्स हो, बहुत मुश्किल से टूटता है। तो अगली बार जब आप सोचे कि यार मैं और क्या बेच सकता हूं, उससे एक बेहतर सवाल पूछिए, मैं अपने उसी कस्टमर के लिए उसकी पूरी जर्नी में और ज्यादा वैल्यू कैसे बना सकता हूं। और अगर आपको सिर्फ ये जानकर आगे नहीं बढ़ जाना कि बड़ी कंपनियों ने क्या किया, बल्कि समझना अच्छा लगता है कि उन्होंने ऐसा कैसे किया और आप उसे अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बिजनेस की कहानियां नहीं सुनाते, यहाँ हम बिजनेस की तरह सोचना सिखाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।